कि क्या बनता है लेक्चर वैसे 38। अच्छा, इसमें मैं जो अब स्टार्ट करूंगा ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को स्टार्ट करूंगा। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस जो हैं ये पहले भी आप बहुत दफ़ा इसको बार बार हम जो है वो स्टडी कर चुके हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं, जो एमिट होती हैं फ्रॉम इनर वॉल्स ऑफ ए कैविटी ऑफ द ब्लैक बॉडी, जब ब्लैक बॉडी जो है उसको हीट अप किया जाता है किसी फिक्स टेम्परेचर के, यानी कि ब्लैक बॉडी बेसिकली क्या होती है कि ये एक आइडियल रेडिएटर होता है। आइडियल रेडिएटर का मतलब होता है कि आप जितनी इसके ऊपर रेडिएशन को इंसिडेंट करेंगे उतनी ही ये रेडिएशन ऑब्ज़ार्व करेगा और फिर ऑब्ज़ार्व करने के बाद उतनी ही रेडिएशन एमिट कर देगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि दैट इज़ ए आइडियल रेडिएटर, कि ये जो है ये एक आइडियल रेडिएटर है। और ब्लैक बॉडी कब रेडिएशन से एमिट करती है? जब आप इसको हीट अप करें, या हीट अप करें या आप इसके ऊपर लाइट को इंसिडेंट करो, तो इन सूरतों में जो है ये रेडिएशंस को एमिट करती है। तो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं आर एमिटेड फ्रॉम इनर वॉल्स, जो कि इनर वॉल्स हैं कैविटी की, ऑफ कैविटी ऑफ ए ब्लैक बॉडी, when black body is heated at fixed temperature, जब ब्लैक बॉडी को एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर हीट किया जाता है, वो एक ग्राफ बनता है ना वेवलेंथ का ब्लैक बॉडी का, आगे बनाएंगे हम अभी उसको। तो उसमें फ़िक्स टेम्परेचर लिए जाते हैं जिनके ऊपर डिफरेंट कर्व्स जो हैं उनको चेक किया जाता है। तो ये जो दिस रेडिएशन है इज़ पार्शली रिफ्लेक्टेड एंड अब्जॉर्ब्ड बाय द इनर वॉल्स ऑफ द ब्लैक बॉडी। अब वो जो ब्लैक बॉडी की इनर वॉल्स होती हैं, मिसाल के तौर पर आप देखें कि ये मेरे पास आप सपोज करें कि एक ब्लैक बॉडी है, ठीक है, मैं इसके अंदर एक कैविटी को स्कूप कर देता हूँ, एक कैविटी बना देता हूँ। ये सपोज करें कि एक कैविटी हमने बना दी, ये एक ऑरिफिस है, इसके अंदर से हीट इसके अंदर एंटर होती है या रेडिएशन इसके अंदर एंटर होती है। तो अब ये क्या करेंगे, ये कैविटी की वॉल्स हैं, इन कैविटी की वॉल्स के साथ जो रेडिएशन है वो क्या है, वो फोटॉन्स हैं, वो टकराएंगे और रिफ्लेक्ट होंगे, फिर टकराएंगे फिर रिफ्लेक्ट होंगे, और ये अमल चलता रहेगा। ठीक है, तो वो जब टकराएंगे कैविटी की वॉल के साथ, तो कैविटी की वॉल्स में क्या है, एटम्स हैं, वो एटम्स क्या होंगे, एक्साइट होंगे, एक्साइट होके डी एक्साइट होंगे। तो जितनी रेडिएशन इसके अंदर जाएगी उतनी को ऑब्जर्व करके ये बाहर निकाल देगा। किस केस में, कि एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन जो है वो होगी। ठीक है, तो दिस रेडिएशन इज पार्शली, तो ये रेडिएशन जो है ये पार्शली रिफ्लेक्ट होती है, पार्शली रिफ्लेक्टेड एंड अब्जॉर्ब्ड, और अब्जॉर्ब होती है बाय द इनर वॉल्स by the inner walls
ऑफ ब्लैक बॉडी इटसेल्फ। ठीक है, इसी के अंदर ही, उसकी कैविटी के अंदर ये प्रोसेस जो है ये जारी रहता है। ठीक है, ये चलता रहता है, ये प्रोसेस जो होता है। तो अब जो कैविटी है इज फिल्ड अप बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आफ्टर सम टाइम। अब ये कैविटी जो है ये कुछ अरसे के बाद पूरी की पूरी फिल हो जाएगी। वो जितनी आप रेडिएशन उसके ऊपर डाल रहे हैं ये क्या करेगी, उस सारी को ऑब्जर्व कर लेगी, फुल हो जाएगी, सारी की सारी उसके अंदर जो है वो चली जाएंगी। तो जब ये फुल हो जाएगी कुछ अरसे के बाद, तो रेडिएशन इज़ इन थर्मल इक्विलिब्रियम बिकॉज टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इज फिक्स्ड। अब टेम्परेचर आप मीन के किसी खास टेम्परेचर के ऊपर आप उसको हीट अप कर रहे हैं। तो जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो जब टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम होता है। यही होता है ना, इफ़ टी इज़ कांस्टेंट देन यू हैव थर्मल इक्विलिब्रियम। तब आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम जो है वो होता है। तो द कैविटी इज फिल्ड with electromagnetic radiation। तो कैविटी जो है वो फिल हो जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त जब गुजरता है, पूरी की पूरी उसके अंदर ऑब्जर्व हो जाती है। तो रेडिएशन जो है इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। The radiation is in thermal equilibrium। तो रेडिएशन जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं हो रहा बिकॉज temperature of black body is fixed। क्योंकि टेम्परेचर जो है ब्लैक बॉडी का वो फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो रहा। अब थर्मल इक्विलिब्रियम की मीन ये है कि रेडिएशन एमिटेड पर सेकंड बाय द वॉल्स ऑफ द कैविटी इज सेम एज ऑब्जर्व्ड। जितनी ऑब्जर्व कर रहा है उतनी इमिट कर रहा है, तो इस वजह से टेम्परेचर फिक्स। और अगर ऑब्जर्वेशन और एमिशन में फ़र्क आए तो फिर टेम्परेचर जो है वो फिक्स नहीं रहेगा। ठीक है, तो द थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि दैट रेडिएशन एमिटेड पर सेकेंड, दैट रेडिएशंस एमिटेड पर सेकेंड, जितनी पर सेकेंड रेडिएशंस जो हैं वो एमिट हो रही हैं बाय द वॉल्स ऑफ कैविटी, वॉल्स ऑफ कैविटी से, इज द सेम एज ऑब्जर्व्ड। तो ये सेम है जितनी ऑब्जर्व हो रही है। तो जो एनर्जी डेंसिटी है रेडिएशंस की फिर वो कांस्टेंट रहेगी एट थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी कि जितनी ऑब्जर्व की उतनी इमिट की, तो फिर एनर्जी डेंसिटी जो है उसके अंदर तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। द एनर्जी डेंसिटी
अब जो आपके पास एनर्जी डेंसिटी है ऑफ रेडिएशंस, रिमेन कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट रहेंगी एट थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अब क्या, जो रेडिएशंस हैं वो कहाँ से बाहर आती हैं? जिस ऑर्फिस से अंदर जाती हैं उसी ऑर्फिस से बाहर आती हैं। ठीक है, तो द रेडिएशंस come out of the orifice which is provided in cavity। जो कि कैविटी में हमने, ये कैविटी के अंदर ये ऑरिफिस बनाया हुआ, इसी से अंदर जा रही हैं, इसी से बाहर आ रही हैं। तो जितनी अंदर जा रही हैं उतनी ही बाहर आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि थर्मल इक्विलिब्रियम जो है वो क्या हो रहा है, वो मेंटेन हो रहा है। अगर इसके अंदर जितनी बाहर जा रही हैं जितनी अंदर जा रही हैं उसमें डिफरेंस हो तो फिर थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं होगा, फिर टेम्परेचर फिक्स नहीं रहेगा, फिर टेम्परेचर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, ये आपने पहले भी बड़ी दफ़ा ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। ठीक है, लेकिन खैर हमें चूँकि फोटॉन्स का जिक्र है तो लेज़र के अंदर बार बार फोटॉन आते हैं तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ना उसके लिए ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद आ जाए एनर्जी डेंसिटी। जो एनर्जी ऑफ द रेडिएशन इन द कैविटी पर यूनिट वॉल्यूम एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम किसी पर्टिकुलर टाइम पर जितनी एनर्जी है कैविटी के अंदर वो उसकी क्या है, वो एनर्जी डेंसिटी है। ठीक है, तो द एनर्जी ऑफ रेडिएशन, तो जो एनर्जी है रेडिएशन की इन द कैविटी पर यूनिट वॉल्यूम, कैविटी के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, वही वो फिक्स टेम्परेचर आपने रखा हुआ है, इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो इसको हम एनर्जी डेंसिटी का नाम देते हैं। पर यूनिट वॉल्यूम, उस वॉल्यूम के अंदर, कैविटी के वॉल्यूम के अंदर जितनी एनर्जी स्टोर हो रही है वो उसकी एनर्जी डेंसिटी। तो जितनी स्टोर करेगा उतनी बाहर निकाल देगा। ठीक है, जितनी स्टोर करेगा उतनी ही बाहर निकाला है। तो अब जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी है, अब जारी बात है कि जो रेडिएशंस बीच में से निकल रही हैं इसके ब्लैक बॉडी के, वो रेडिएशंस जो होती हैं वो कोई एक वेवलेंथ की नहीं होती। ठीक है, ये इसे तो कंसेप्ट आया था डिस्क्रीटनेस का। ब्लैक बॉडी अगर आप याद करें तो ब्लैक बॉडी ही एक्चुअल क्या है, ये बेसिस बनी थी क्वांटम मैकेनिक्स की। ठीक है ना, अगर आप प्रीवियसली जाएं तो ब्लैक बॉडी से क्वांटम मैकेनिक्स का आगाज़ हुआ था कि जब इसमें से रेडिएशंस निकली थी तो उन्होंने कहा कि ये तो
क्लासिकल मैकेनिक्स तो वो कहती है कि जितनी वेव निकलती है वो वेव फ्रंट के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, यानी कि उसकी एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं आता। अब इन्होंने ग्राफ जब प्लाट किए तो उन्होंने देखा कि ये तो कुछ और ही हो रहा था, वो तो ग्राफ सेम ही नहीं थी आ रहे हैं। तो हर जो पैकेट निकल रहा था उसकी डिफरेंट एनर्जी थी, यानी कि डिफरेंट वेवलेंथ से। तो इसका मतलब है कि जो एवरेज फिर यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी भी डिफरेंट होगी। तो जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी है, द एवरेज एनर्जी डेंसिटी, आपके पास जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी है बिटवीन वेवलेंथ लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा, at a particular temperature is given by, तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी u ऑफ लैम्डा, स्मॉल u ऑफ लैम्डा डी लैम्डा। तो ये जो u ऑफ लैम्डा है इसको कहते हैं स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी, वेयर ये स्मॉल u ऑफ लैम्डा इज नोन एज स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी। इसको हम स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी का नाम देते हैं। तो अब टोटल एनर्जी U विल बी इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी U ऑफ लैम्डा डी लैम्डा। इसको कह दें ये कोई इक्वेशन नंबर ए है। ठीक है जी, ये टोटल 0 से इन्फिनिट तक इतनी एनर्जी उसके अंदर अब्जॉर्ब्ड है, ठीक है, उस कैविटी में। अब इमिसिव पावर, एमिशन की पावर, एमिसिव पावर, ठीक है जी, जितनी पावर एमिट हो रही है। तो जो टोटल रेडिएशन एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी होती है पर यूनिट सरफेस एरिया, यानी कि उसकी सरफेस एरिया में से जितनी रेडिएशंस बाहर निकल रही हैं ब्लैक बॉडी के एट सर्टेन टेम्परेचर, उसको हम कहते हैं एमिसिव पावर ई। द टोटल रेडिएशन एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी, तो जितनी रेडिएशन एमिट हो रही है ब्लैक बॉडी से पर यूनिट सरफेस एरिया, पर यूनिट यानी कि कैविटी की सरफेस के अंदर से जितनी एमिट हो रही है एट सर्टन टेम्परेचर, किसी सर्टन टेम्परेचर के ऊपर इज कॉल्ड एमिसिव पावर। एमिसिव पावर, तो इसको हम कोई एमिसिव पावर ई का नाम देते हैं, ठीक है, यानी कि ये उतनी पावर है जो ब्लैक बॉडी के अंदर से निकल रही है। उसके बाद होती है, इसमें एक और टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर।
स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। तो जो टोटल रेडिएटेड एनर्जी है लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा रेंज के दरमियान, क्योंकि जो एनर्जी जितनी भी इमिट हो रही है उसकी डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं, ठीक है। तो वो जो एनर्जी रेंज है एमिटेड हो रही है पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ ब्लैक बॉडी एट ए सर्टेन टेम्परेचर, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर कहते हैं। यानी कि जितनी एनर्जी एमिट हो रही है अब उसका एरिया अंडर द कर्व ले लेते हैं। एरिया अंडर द कर्व लेने का मतलब ये होता है कि आप उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, पूरी जितनी है उसके अंदर एनर्जी निकल रही है पर यूनिट सरफेस एरिया वो आप इंटीग्रेट कर देते हैं ताकि आपको पूरी एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाए, ठीक है। तो द टोटल एनर्जी, अब टोटल एनर्जी जो है पूरी बिटवीन लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा, ये रेंज ली हुई है। हम कह रहे हैं कि इस रेंज में जितनी एनर्जी जो है वो निकली है, रेंज एमिटेड पर यूनिट सरफेस एरिया, of black body at certain temperature is given by, तो ये आपके पास जो आ जाएगा ये आएगा डी ई टोटल एनर्जी, ई लैम्डा डी लैम्डा। अब यहां पर ई लैम्डा जो है ये कहलाती है एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। E lambda. It is called emissive spectral power of black body। ये हमारे पास एमिसिव स्पेक्ट्रल पावर है अबाउट बॉडी की। तो अब जो टोटल एमिसिव पावर होगी, टोटल एमिसिव पावर होगी कि हम इसका क्या कर लें, इंटीग्रल ले लें, इसका इंटीग्रल ले लें 0 से इन्फिनिटी तक, तो हमारे पास टोटल एमिसिव पावर जो है वो निकल आएगी। तो द टोटल एमिसिव पावर E of black body is E 0 से इन्फिनिटी E of lambda D of lambda। ठीक है जी। तो अब ये कुछ टर्में होंगी जो हमें पता लग गया कि जितनी एनर्जी निकलती है ये वो ब्लैक बॉडी क्या होती है। अब हमें उसके बाद देखनी है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कि वो जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन को चेक करने के लिए, वो क्या एक्सपेरिमेंट्स थे, और फिर उनकी मदद से जो ग्राफ्स प्लॉट किए गए थे। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ
ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो लूमर और प्रिंशियम ने एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी की थी ब्लैक बॉडी की 1899 में। तो एक टिपिकल स्पेक्ट्रम जो है ब्लैक बॉडी का वो ऑब्टेन किया गया था बाय देम, और वो स्पेक्ट्रम जो है उसको कहते हैं स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। वो कर्व इन्होंने कुछ जो है वो प्लॉट किए थे, ठीक है। वो कर्व जो प्लॉट किए थे उसमें जो स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है उसमें एनर्जी जो अमिट हो रही है ब्लैक बॉडी से उसको फंक्शन लिया गया डिफरेंट वेवलेंथ्स का, यानी कि वेवलेंथ और एनर्जी के दरमियान में ग्राफ जो है वो प्लॉट किया गया। तो वो फिक्स टेम्परेचर्स लिए गए और उन फिक्स टेम्परेचर्स के ऊपर वो ग्राफ जो है उनको प्लॉट किया गया और वो डिफरेंट वेवलेंथ्स के ऊपर ग्राफ जो हैं वो आ रहे थे, ठीक है। और वहाँ पर फिर उन्होंने देखा कि जो वेवलेंथ है उसकी वजह से वेरी करती है, वेवलेंथ जो है वो वेरी करती है किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से। देयर इज़ ए वेरिएशन इन वेवलेंथ विद टेम्परेचर। तो लूमर ये दो साइंटिस्ट का नाम है और प्रिंशियम made experimental study of black body radiations in 1899 1899। एक टिपिकल स्पेक्ट्रम जो है वो इन्होंने हासिल किया, ठीक है। एक टिपिकल स्पेक्ट्रम इन्होंने हासिल किया और उसके प्लॉट्स बनाए। तो ये जो प्लॉट्स इन्होंने बनाए इनको हम कहते हैं दे ऑब्टेन स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है। इन्होंने ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किया एंड प्लॉट दिस स्पेक्ट्रम, और इस स्पेक्ट्रम को इन्होंने प्लॉट किया। तो दीज प्लॉट्स आर नोन एज, these plots are known as graphs of energy emitted। तो ये ग्राफ्स हैं उस एनर्जी के जो emitted होती है by an object as a function of wavelength, as a function बल्कि इसको कह रहे हैं emitted as a, ठीक है, as a function of different wavelengths। ठीक है, जो डिफरेंट वेवलेंथ्स के फंक्शन के तौर पर प्लॉट किए। तो इसमें यह शो किया गया कि किस तरह जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट होती है ऑब्जेक्ट से तमाम वेवलेंथ्स के ऊपर वो वेरी करती है विद द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी। इट शोज हाउ द amount of energy emitted, कि जो एनर्जी एमिट होती है जितनी भी
बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, ब्लैक बॉडी ऑब्जेक्ट हो गया। एट ऑल वेवलेंथ्स, तमाम वेवलेंथ्स के ऊपर, वेरीज विद टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है जी। अब मैं कल, ये अभी टाइम ओवर हो रहा है, तो कल मैं ये ग्राफ बनाऊंगा और फिर इन ग्राफ्स के जो रिज़ल्ट्स हैं उनको डिस्कस करूंगा। फिर उससे ही निकलते हैं मुख्तलिफ लॉज, जिनको आप कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन, प्लांक्स लॉ, ठीक है, वीन्स लॉ, ये सारे इसी में से लॉज जो हैं वो निकलते हैं।